अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विलिंग वेज लाहौर के प्लेटफॉर्म से मूड डिसऑर्डर के प्रोग्राम के साथ मेरा नाम नदीम नूर है। मेरे साथ हस्ब साबिक में सामना नवाज़ मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और मूड डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर के इलाज में महारत रखती हैं, हमें गाइड करती हैं। आज हम कुछ इस मौजू पर भी ज़रा बात कर लें कि क्या मूड और मिजाज की ख़राबी के साथ, मूड डिसऑर्डर्स के साथ, मूड स्विंग्स के साथ, बाइपोलैरिटी के साथ, डिप्रेशन की फीलिंग्स के साथ, क्या सेल्फ़ इस्टीम पर, इज़्ज़त नफ्स पर, कॉन्फिडेंस पर, क्या इन चीज़ों पर भी कोई असर होता है? मिस आमना, वेलकम टू द शो। थैंक यू। कुछ मैंने इंट्रोड्यूस तो आज के टॉपिक को करवाया, प्लीज़ आप भी हमें बताइए कि क्या इज़्ज़त नफ्स का, कॉन्फिडेंस का, इनर स्टेट्स का और एक्सपीरियंसेस का क्या हमारी मूड के उतार चढ़ाव के साथ भी कोई ताल्लुक़ है? जी बिल्कुल है, और बहुत गहरा ताल्लुक़ है सेल्फ़ इस्टीम की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली तो। और ये जो इशू है इज़्ज़त नफ्स का, ये तमाम जानदारों में से सिर्फ इंसानों के साथ ये एक बहुत बड़ी फ़िक्र होती है, वरना किसी और जानदार को इस तरह की फ़िक्र नहीं है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन इंसानों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बारे में अच्छा भी सोचें, दूसरों के सामने भी और अकेले में भी। मैं अगर सेल्फ़ इस्टीम की पर्टिकुलरली बात करूं तो इसको एक्सप्लेन हम इस तरह से कर सकते हैं कि दो कंपोनेंट्स में बटी हुई है सेल्फ़ इस्टीम। अगर हम इसकी बात करें तो एक तो सेल्फ़ इस्टीम का हिस्सा ये है कि हम अपने आप को कितना कॉम्पिटेंट समझते हैं, यानी कॉम्पिटेंस एक हिस्सा है कि अगर हमें लगता है कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो इसका ताल्लुक़ सेल्फ़ इस्टीम से है कि अगर हम ये समझते हैं कि मैं ये काम करने के लिए कैपेबल हूँ या कॉम्पिटेंट हूँ, तो इसका मतलब है कि सेल्फ़ इस्टीम हाई है। दूसरा जो कंपोनेंट है सेल्फ़ इस्टीम का वो ये है कि मैं ये चीज़ डिज़र्व करता हूँ या नहीं करता हूँ, मैं खुशी डिज़र्व करता हूँ या नहीं करता हूँ, मैं रिस्पेक्ट डिज़र्व करता हूँ या नहीं करता हूँ। ये थॉट जो है बेसिकली दूसरा कंपोनेंट सेल्फ़ इस्टीम का ये है। तो अगर इन दो चीज़ों को अगर हम मिला लें तो सेल्फ़ इस्टीम का मतलब है कॉम्पिटेंस एंड वर्दीनेस, यानी हम अपने आप को कितना वर्दी समझते हैं किसी भी चीज़ के लिए, सक्सेस के लिए, खुशी के लिए, ये सेल्फ़ इस्टीम का हिस्सा है। दूसरी चीज़ है कि हम कितना कॉम्पिटेंट समझते हैं कि हमारे पास क्या इतनी स्किल्स हैं कि हम कुछ भी ज़िंदगी में जो करना चाह रहे हैं वो अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इन दो चीज़ों से मिलकर हमारी सेल्फ़ इस्टीम बनती है, और ये दो चीज़ें ही डिटर्मिन करती हैं कि कौन कितनी अच्छी या कुछ कम अच्छी सेल्फ़ इस्टीम के साथ होता है। और जिन लोगों की सेल्फ़ इस्टीम हाई होती है, देखा गया है कि वो कॉम्पिटेंट भी अपने आप को महसूस करते हैं, उनको लगता है कि हम कोई भी काम कर जाएंगे, हमारे पास इतनी सलाहियत है, हमारे पास इतनी स्किल्स हैं। अगेन उसमें रियलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है कि रियलिस्टिकली हम देख सकते हैं कि मैं कौन से काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। दूसरी तरफ जिन लोगों की सेल्फ़ इस्टीम हाई होती है उनमें ये भी देखा गया है कि वो खुशी को, सक्सेस को, इज़्ज़त को अपना बर्थ राइट समझते हैं। वो ये नहीं समझते कि मेरा क्या है या मुझे कोई क्यों पसंद करेगा, या अपने बारे में वो ये नहीं समझते कि मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ। बेसिकली अगर मैं बहुत ही और सिंपल अल्फाज में बताऊँ तो सेल्फ़ इस्टीम का मतलब ये है कि हम अकेले में क्या अपने बारे में ये सोचते हैं कि हम अच्छे इंसान हैं या नहीं हैं। अब अगर हम बात करें मूड डिसऑर्डर्स की, तो बहुत गहरा ताल्लुक़ है मूड डिसऑर्डर्स का और सेल्फ़ इस्टीम का। ख़ास तौर पर जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आती हैं सेल्फ़ इस्टीम के पहलू पे। जैसे कि जब डिप्रेशन की एपिसोड लोगों पर आती है तो ये जो दो बातें मैंने की हैं, वर्दीनेस एंड कॉम्पिटेंस, ये दोनों ही काफ़ी पोर होती हैं। जो पेशेंट्स डिप्रेशन का शिकार होते हैं उनको लगता है कि आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, आई एम अ फेलियर, मैं कुछ अचीव ना पहले किया है ना आगे कभी कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ जो बहुत कॉमन पाई जाती है वो ये कि मैं डिज़र्व नहीं करता कुछ भी अच्छा। ब्लेमिंग बहुत ज़्यादा होती है, इंटरनलाइज्ड ब्लेमिंग होती है, ख़ुद को बहुत ज़्यादा ब्लेम किया जाता है कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ या मेरे साथ क्यों किसी ने अच्छा करना है। तो बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है मूड का और सेल्फ़ इस्टीम का। और अगर हम बाकी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा काम कर लें, लेकिन अगर सेल्फ़ इस्टीम अफेक्ट हुई है तो इस पर अगर काम ना किया जाए तो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स अफेक्ट करते हैं। डिप्रेशन में ये बहुत कॉमन है। फिर बाइपोलर का जो दूसरा पहलू है, मेनिया की बात करें, हाइपोमेनिया में, तो उसमें एक सेल्फ़ इस्टीम का एक बड़ा ही इन्फ्लेटेड वर्जन हमें नज़र आता है
कि जिसमें ये दोनों चीज़ें तो होती हैं, कॉम्पिटेंस और वर्दीनेस, लेकिन काफ़ी अनरियलिस्टिक होती हैं, हकीकत से काफ़ी दूर होती हैं। उसमें हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम सब कुछ ही कर सकते हैं। सारे लोग हमें कहते हैं कि ये आप नहीं कर सकते, या अभी वक्त नहीं है इन चीज़ों का, या इतना सब कुछ कैसे मैनेज होगा। लेकिन जो पेशेंट मेनिया में होता है या हाइपोमेनिया में होता है, उसको लगता है कि वो सब कुछ अचीव कर सकता है और एक ही टाइम पर बहुत से काम कर सकता है, उसमें इतनी सलाहियतें हैं। फिर इसके अलावा वो ये भी तसव्वुर करता है कि वो बहुत कुछ डिज़र्व करता है, शायद ज़रूरत से ज़्यादा अपने एक्शंस को के हट के वो सोचता है कि वो बहुत ज़्यादा डिज़र्व करता है, जितना कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती हैं उससे ज़्यादा। तो फ्लक्चुएशंस देखी गई हैं मूड डिसऑर्डर्स में सेल्फ़ इस्टीम की। तो बुनियादी जो अगर हम बात करें मूड डिसऑर्डर्स में, तो मूड के सिम्टम्स को मैनेज करना तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन ये जो पर्सनल लेवल पर अगर पर्सनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो उसमें अगर हम अपनी सेल्फ़ इस्टीम पर काम नहीं कर सकते तो फिर हमारे मूड मिजाज उसके मुताबिक अफेक्ट करेंगे। बहुत से ऐसे अफराद भी होते हैं जो कि कई दफ़ा बहुत कुछ अचीव भी कर लेते हैं, लेकिन अगर पीछे से कहीं सेल्फ़ इस्टीम अफेक्टेड है तो वो खुशी महसूस नहीं कर सकते उस चीज़ की, उस सक्सेस को वो इन्जॉय नहीं कर पाते अगर कहीं ना कहीं पीछे से ये आवाज़ आती है कि तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो। अब बात अगर हम करें कि सेल्फ़ इस्टीम का ताल्लुक़ अगर इतना ही गहरा है मूड मिजाज के मसलों के साथ, तो इसको इन्हांस करने के क्या तरीके हैं। तो सबसे पहले तो कुछ मिथ्स हैं जिसको क्लियर करने की ज़रूरत है। एक सबसे बड़ी मिथ जो बड़ी कॉमन है कि सेल्फ़ इस्टीम शायद बढ़ती है इस तरह से कि अगर हम ब्रांडेड चीज़ें ले लें, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड कोई अच्छा मोबाइल अच्छे ब्रांड का, बहुत महंगी गाड़ी ले लें, ब्रांडेड एक्सेसरीज़ इस्तेमाल करें, तो शायद इस तरह से, शायद सिर्फ इस तरह से हमारी सेल्फ़ इस्टीम बढ़ सकती है, या कुछ अपीयरेंस को कुछ बदल के अगर सेल्फ़ इस्टीम बढ़ सकती है। तो सेल्फ़ इस्टीम का ताल्लुक़ इससे भी नहीं है कि ज़ाहिरी तौर पर हम कुछ अपने आप को बेहतर कर लें और उससे हमारी सेल्फ़ इस्टीम बढ़ेगी, तो इससे भी नहीं ताल्लुक़ इसका। फिर कुछ लोगों का ख्याल होता है कि सेल्फ़ इस्टीम बढ़ेगी अगर हम ऐसे लोगों में उठे बैठेंगे जो बहुत ज़्यादा हमारी तारीफ़ें करते हैं, बहुत ज़्यादा हमें पुश करते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं और हर वक्त हमारी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको हाईलाइट करते रहते हैं। तो हम उन लोगों में अगर बैठते हैं, और यूजुअली लोग ये करते हैं कि ऐसे लोगों में उठना बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं जो कि उनकी हर वक्त तारीफ़ें करते हैं, जैसे बादशाह के सामने बहुत से दरबारी होते हैं और वो उनकी तारीफ़ें बहुत ज़्यादा करते हैं। तो सेल्फ़ इस्टीम का ताल्लुक़ इस चीज़ से भी नहीं है कि हम कोई बहुत ज़्यादा बाहर से कोई तारीफ़ करेगा तो हमारी सेल्फ़ इस्टीम बढ़ जाएगी, बल्कि ये बहुत बड़ा मिथ है। इम्पॉर्टेंट बात जो समझने वाली है वो ये कि सेल्फ़ इस्टीम बाहर से आने वाली चीज़ नहीं है कि कोई बाहर से हमें कुछ इंड्यूस कर देगा या बाहर से कुछ दो बोल अच्छे बोल देगा तो हमारी सेल्फ़ इस्टीम बढ़ जाएगी। लेकिन यूजुअली पेरेंट्स ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो समझते हैं कि बच्चे की सेल्फ़ इस्टीम इस तरह से बढ़ेगी अगर हम उसको बूस्ट करते रहते हैं। मूड डिसऑर्डर्स के जो पेशेंट्स होते हैं उनके फैमिलीज़ अक्सर बहुत सी कोशिशें इस तरह से भी करती है कि हम बाहर से इसको थोड़ा तारीफ़ें करें या बाहर से इसको कुछ इसके मसले मसाइल अगर ठीक कर दें तो शायद इससे इसकी सेल्फ़ इस्टीम बढ़ेगी। इसको गाड़ी ले दें, इसको अच्छा मोबाइल ले दें, इसको बाहर भेज दें, पैसा वगैरह इसको दे दें, इससे ज़रा सेल्फ़ इस्टीम बढ़ेगी क्योंकि एजुकेशन नहीं की थी या क्योंकि और ज़िंदगी में फेलियर्स आ गए। तो बहुत दफ़ा हमारे आसपास के लोग कोशिश करते हैं कि शायद बाहर से कुछ हम इंट्रोड्यूस कराएंगे पेशेंट को तो उनकी सेल्फ़ इस्टीम बढ़ेगी। तो सेल्फ़ इस्टीम का ताल्लुक़ बाहर से भी नहीं है। फिर सेल्फ़ इस्टीम का ताल्लुक़ हरगिज़ अना से नहीं है या प्राइड से नहीं है। ये भी समझा जाता है कि सेल्फ़ इस्टीम का ताल्लुक़ है बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक होना या बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं मैं का शिकार होना कि मैं जो हूँ वो सेंटर ऑफ अटेंशन है। तो सेल्फ़ इस्टीम का ताल्लुक़ इन चीज़ों से नहीं है। जब हम बात करते हैं सेल्फ़ इस्टीम को इन्हांस करने की तो उसमें सबसे पहले तो इन मिथ्स को क्लियर करने की ज़रूरत है कि सेल्फ़ इस्टीम क्या नहीं है बेसिकली, कि ना तो ये कोई बाहर से आने वाली चीज़ है, ना ये कोई और हमें सेल्फ़ इस्टीम का तोहफ़ा दे सकता है, ना ही ये ज़ाहिरी तौर पर बहुत सी चीज़ें हासिल करने से हमारी सेल्फ़ इस्टीम बढ़ेगी, और ना ही सेल्फ़ इस्टीम अच्छी होने का मतलब है बहुत ज़्यादा अनापरस्त होना या बहुत ज़्यादा प्राइड में रहना हर वक्त। तो सेल्फ़ इस्टीम का ताल्लुक़ इन चीज़ों से नहीं है। तो आपका जो सवाल था कि मूड का कितना ताल्लुक़ है सेल्फ़ इस्टीम में, तो बड़ा मेजर रोल प्ले करता है कि सेल्फ़ इस्टीम मूड मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें,
और पेशेंट्स यूजुअली बाइपोलर डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो उसमें यही सेल्फ इस्टीम के क्राइसिस की वजह से वो बाज़-औक़ात बहुत से ऐसे फ़ैसले कर बैठते हैं, जैसे कि डिप्रेशन में अगर सेल्फ इस्टीम उनकी बहुत पुअर है तो उसको ठीक करने के लिए कुछ ऐसे फ़ैसले करते हैं कि उनको लगता है कि शायद सेल्फ इस्टीम बढ़ जाएगी, जैसे पीयर प्रेशर में आ जाना, वो सारे काम करना जो कि उनको लगता है कि शायद लोगों को कूल लगेंगे, ड्रग्स का इस्तेमाल करना कि इससे ज़रा लोग ज़रा पसंद भी करेंगे और उससे ज़रा सेल्फ इस्टीम बढ़ेगी। फिर बाज़-औक़ात मूड डिसऑर्डर का जो दूसरा पहलू है मेनिया का या हाइपोमेनिया का, उसमें भी सेल्फ इस्टीम को बूस्ट करने के लिए या इन्फ्लेटेड सेल्फ इस्टीम की वजह से लोग ऐसे फ़ैसले कई दफ़ा कर बैठते हैं कि जिससे उनकी सेल्फ इस्टीम बढ़ने की बजाय बहुत से धचके सेल्फ इस्टीम को लगते हैं। जैसे बाइपोलर के मेनिया के एपिसोड में पेशेंट्स बहुत कुछ ऐसा एम्बैरसिंग कर बैठते हैं जिसकी वजह से बाद में वो काफ़ी उनको उस पर पछताना पड़ता है। इसका तो जो बात समझ में आई है आपकी बातचीत से, इसका तो मतलब ये हुआ कि मूड की तरह सेल्फ इस्टीम भी हमारी कोई इनर रियलिटी है और किसी का ये ख़याल या अंदाज़ा हो सकता है कि बाहर की दुनिया, बाहर के हालात, शॉपिंग, महंगी चीज़ें, ब्रांडेड आइटम्स, इसमें इंडल्ज करने से कुछ ना कुछ इज़्ज़त नफ्स या सेल्फ इस्टीम को अफाका होगा और वक्ती तौर पर एक तवज्जो हट जाने से अफाके का एहसास भी होता है, लेकिन असल में तो ये अंदर होती है और अंदर ही इसमें कुछ तब्दीली आएगी सोच के ज़ावियों में, फिर ही कुछ बात होगी। इसका आउटसाइड वर्ल्ड से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और आपने ये भी फरमाया, गो के ज़रा मुख्तसर से आपने बताया और मैं चाहूँगा कि हम इस मौजू पर भी बात करें कि जैसे मूड और मिजाज की ख़राबी से सेल्फ़ इस्टीम पर बुरा असर पड़ता है, तो क्या सेल्फ़ इस्टीम की ख़राबी से मूड भी अफेक्ट होता है? जी बिल्कुल, इंटर रिलेटेड दोनों चीज़ें कि जैसे आपने बात की कि थॉट के लेवल पर ये एक चीज़ होती है, कुछ इंटरनल चीज़ है सेल्फ़ इस्टीम, ये कुछ एक्सटर्नल नहीं है, बाहर से नहीं मिलती है, ये अंदर से हमें महसूस हो सकती है सेल्फ़ इस्टीम। तो यूजुअली जब सेल्फ़ इस्टीम लो होती है तो मूड पर उसका असर होता है और कई दफ़ा मूड ख़राब होता है जिसकी वजह से सेल्फ़ इस्टीम पर भी असर होता है। तो इंटर रिलेटेड दोनों चीज़ें हैं और यूजुअली हम बहुत से ऐसे काम करते हैं कि जिससे हमें लगता है कि सेल्फ़ इस्टीम बढ़ जाएगी, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ और अहम चीज़ें हैं जिनको प्रैक्टिस करने से सेल्फ़ इस्टीम बढ़ती है। गुड न्यूज़ इस सारे डिस्कशन में से ये है कि प्रैक्टिस कुछ ऐसी चीज़ें करके हम अपनी सेल्फ़ इस्टीम को बढ़ा सकते हैं। यानी अगर कोई बचपन से ही महसूस ये करता है कि उसको ये लगता है कि वो अपने बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचता, उसको लगता है कि वो शायद कमतर है दूसरों से, या वो कुछ कम डिज़र्व करता है, या वो कुछ लेस कॉम्पिटेंट है दूसरों से, तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी लाइफ उसमें गुजारे। बहुत से ऐसे तरीके हैं अब तो जिससे हम सीख सकते हैं कि अपनी सेल्फ़ इस्टीम को कैसे एनहांस करें, और जब सेल्फ़ इस्टीम बढ़ती है तो हम एक अच्छा मूड भी इंजॉय करने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन अगर बाहर से बहुत अच्छे माहौल है लेकिन अगर सेल्फ़ इस्टीम ही हर्ट हुई है हमारी, तो फिर हम शायद कितनी ही खुशी क्यों ना हो, हम अच्छी तरह से उसको महसूस नहीं कर सकते, ना ही उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, मूड और सेल्फ़ इस्टीम का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और बहुत ज़्यादा कॉमन जो ये इशू होता है वो डिप्रेशन में तो बहुत ज़्यादा नज़र आता है, पेशेंट खुद रिपोर्ट भी करते हैं। लेकिन जो दूसरा पहलू है बहुत ज़्यादा, हम अक्सर बाइपोलर डिसऑर्डर में जो मेनिया और हाइपोमेनिया की बात करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चैरिटी करना, बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस होना, या बहुत ज़्यादा दिखावे का सहारा लेके जो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हम बटोरते हैं, तो बेसिकली उसका ताल्लुक़ भी लो सेल्फ़ इस्टीम से ही होता है कि वो सब करके कहीं ना कहीं हम अपने आप को एक मैसेज दे रहे होते हैं कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, कि दूसरों की मदद कर रहा हूँ, या मैं अच्छा कॉम्पिटेंट हूँ क्योंकि लोगों को पैसे दे रहा हूँ, या लोगों को तोहफे तोहफ़े दे रहा हूँ, या ब्रांडेड चीज़ें इस्तेमाल करके तो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन रहा हूँ। तो ये भी लो सेल्फ़ इस्टीम की ही निशानी है। यानी अगर हम कहें कि सेल्फ़ इस्टीम का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो उसकी कॉनोटेशन नेगेटिव नहीं है, सेल्फ़ इस्टीम पॉजिटिव कॉनोटेशन का ये साथ ही आती है। जो हम कहते हैं कि इसकी सेल्फ़ इस्टीम बहुत ज़्यादा अच्छी है तो वो भी ठीक है, लेकिन सेल्फ़ इस्टीम या हाई होती है या लो होती है, बहरहाल इसका कॉन्सेप्ट पॉजिटिव कॉनोटेशन में इस्तेमाल होता है। जो नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं वो है ईगोइस्टिक होना,
बहुत ज़्यादा प्राउड होना, ये वाली चीज़ें बेसिकली, मगरूर होना बेसिकली वो नेगेटिव कॉनोटेशन में है। लेकिन हाई सेल्फ इस्टीम वाले शख्स को हम मगरूर नहीं कह सकते, हाई सेल्फ इस्टीम वाले शख्स को हम ये नहीं कह सकते कि बहुत घमंडी है। तो बेसिकली ये एक पॉजिटिव कॉनोटेशन की टर्म है। मैंने ये बात आपसे इसलिए भी पूछी, सवाल की एक वजह ये भी है कि मूड और मिजाज की ख़राबी में, जैसे डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है, तो उसमें नुस्खे के साथ, दवाइयों के साथ डिप्रेशन को अच्छा टारगेट किया जाता है और वो बेहतर भी होती है। लेकिन अगर सेल्फ इस्टीम पहले जैसी रहे या उसमें उतना खातिर खा फ़ायदा ना हो जितना डिप्रेशन की फीलिंग्स में हुआ, तब भी मरीज़ की ज़िंदगी में या जो अफेक्टी है उसकी ज़िंदगी में कोई खातिर खा इंक्रीमेंटल फ़ायदा नहीं होता उसे, और उसकी नज़र में इलाज फिर इतना फ़ायदा मंद नहीं होता। उसे लगता है कि इस तरह की फीलिंग तो मुझे पहले भी थी, क्योंकि वो तो अपनी बीमारी को ब्रेन के केमिकल्स के उतार चढ़ाव की शक्ल में नहीं देखता, वो तो अपनी फीलिंग से ही अपनी बीमारी को जज करते हैं। तो जब इलाज से पहले, दौरान और इलाज के चलते हुए भी इस तरह की डिफ़िकल्ट फीलिंग्स का कम या ज़्यादा सामना रहता है, तो मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या अच्छे इलाज का एक कंपोनेंट सेल्फ इस्टीम के हवाले से किसी की मदद करना भी है, या सिर्फ नुस्खा लिख दिया जाना या नुस्खे पर लिखी हुई हिदायत पर अमल करना ही काफ़ी है? क्या डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट हजरात की बाकी बातें महज बातें होती हैं? क्या उनको इलाज का हिस्सा समझ के इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए? होलिस्टिक अप्रोच हमेशा वर्क करती हैं किसी भी इलाज में। कोई एक, हम नहीं कह सकते कि एक फार्मूला या नुस्खा है जो कि सारे मसले ठीक कर देगा। हम अक्सर बात भी करते रहते हैं कि मेडिकेशन एक पहलू है मूड डिसऑर्डर्स की इलाज में, इसके अलावा काउंसलिंग एक पहलू है, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एक पहलू है, फिर एक पहलू पर्सनल डेवलपमेंट का भी है कि जिसमें हम अपने जो पर्सनल लेवल के इश्यूज़ हैं या पर्सनालिटी ग्रूमिंग है उस पर काम करें, बहुत ज़रूरी है। और पर्सनल डेवलपमेंट में भी कुछ हैबिट्स आ जाती हैं, कुछ पैराडाइम्स आ जाते हैं जिनको हमने बदलना होता है, जिसमें एक हिस्सा सेल्फ इस्टीम का भी है जो कि हमारी पर्सनल डेवलपमेंट में ही आता है। अगेन ये ऑल्दो के थोड़ा लेट इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, क्योंकि पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो होता है कि पेशेंट के सिम्टम्स को मैनेज किया जाए, पेशेंट को इस स्टेट में लाया जाए कि वो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो दे। स्टेप बाय स्टेप ज़रूर हम इलाज में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन एक स्टेज ज़रूर आती है कि जिसमें हमें पेशेंट को पर्सनल लेवल पर उसकी डेवलपमेंट पर काम करने की ज़रूरत पड़ जाती है कि लेकिन पहला स्टेप है कि मेडिकेशन से सिम्टम्स को मैनेज करना, फिर लाइफस्टाइल पर काम करना, साथ ही पेशेंट को काउंसलिंग के थ्रू एजुकेट करना, कुछ स्किल्स सिखाना, उसी के साथ ही फिर पर्सनल डेवलपमेंट जो कि काउंसलिंग के थ्रू ही हम पेशेंट को सिखाते हैं। और उसमें फिर आगे चल के ये मूड मैनेजमेंट जब पेशेंट सीख जाता है, जब पेशेंट बाकी मामलात अपने थॉट को मैनेज करना, स्ट्रेस को मैनेज करना सीख जाता है, तो उसके बाद फिर पर्सनल डेवलपमेंट पर भी काम करना ज़रूरी होता है। और इस पर काम करने से उसकी बाकी जो एरियाज़ ऑफ लाइफ हैं उनमें भी काफ़ी निखार आता है। तो जैसे आपने कहा कि सिर्फ नुस्खा लिखना हेल्प नहीं करता, तो डेफिनेटली ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ओवरऑल सोसाइटी में कि सिर्फ समटाइम सिर्फ नुस्खा लिखना हेल्प नहीं करता, और ना ही सिर्फ काउंसलिंग में चले जाएं और यहाँ दवाई की ज़रूरत है दवाई ना लें, तो ना ही ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है। हमेशा किसी भी क्रॉनिक इलनेस की अगर हम बात करें तो उसमें तो होलिस्टिक अप्रोच ही मदद देती है कि जिसमें हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर काम करें, यानी बायोलॉजिकली भी काम करें, मेंटली भी काम करें, उसके हैबिट्स पर काम करें, उसकी स्किल डेवलपमेंट पर काम करें, तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर काम करने की ज़रूरत होती है। हम मूड की ख़राबी और सेल्फ़ इस्टीम के दरमियान के रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड कर रहे थे, और इस बारे में हमें सामना ने काफ़ी तफसील से बताया। और बात करते करते इलाज के हवाले से भी बात हो चली कि कई दफ़ा डिप्रेशन या दूसरी मूड की और मिजाज की ख़राबियों में नुस्खे पर लिखी गई दवाई या नुस्खे की अहमियत को तो समझा जाता है और इस पर अमल भी किसी न किसी हद तक किया जाता है, लेकिन इलाज के जो बाकी कंपोनेंट्स बताए जाते हैं, जैसे काउंसलिंग है या लाइफस्टाइल चेंज है या और भी जैसे भी साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स मुनासिब समझें, ये पेशेंट टू पेशेंट कुछ ना कुछ वेरी भी करता होगा। तो दूसरे मामलात को में सामना जो नुस्खे पर नहीं लिखे जाते उनको इतना
अहमियत नहीं दी जाती, बल्कि कुछ मामला के बारे में तो काफ़ी गलत फहमियाँ भी मशहूर हैं। मसलन गाहे बगाहे हम लोगों को ये बात करते हुए भी सुनते हैं कि फिर मैंने इसकी बहुत काउंसलिंग की और फिर मैंने इन्हें बहुत समझाया जी। हालांकि काउंसलिंग तो एक बहुत ही संजीदा सीख के करने वाला, बल्कि सीखते रहने वाला एक ऐसा अमल है जिसमें हर कोशिश के साथ पहले से बेहतरी पैदा होती है और चैलेंज को अनलॉक करने में, हल करने में मदद मिलती है। तो दवाइयों के बारे में तो बात काफ़ी हम सब के सामने वाज़ेह है, लेकिन बाकी चीज़ों के बारे में एक मामला ये भी देखने में आता है कि हर शख्स के लिए उस कंपोनेंट का मतलब कुछ फ़र्क हो सकता है। जैसे काउंसलिंग का मतलब किसी साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर या डॉक्टर के लिए कुछ और हो सकता है और किसी मरीज़ के फैमिली मेम्बर के लिए फ़कत हर वक्त समझाते रहना, नसीहत करते रहना या ये कहना कि अल्लाह का दिया सब कुछ है, तुम क्यों मायूस रहते हो। बल्कि कई दफ़ा तो बड़े अफसोस के साथ ये भी जानने का मौका मिलता है कि कई दफ़ा ट्रेन मेडिकल डॉक्टर्स या साइकोलॉजिस्ट भी ऐसे बात करते हैं कि आप अपने अंदर से हिम्मत पैदा कीजिए और अपनी विल पावर को बढ़ाइए। और गालिबन ये ऐसा ही है जैसे नज़र की कमज़ोरी के हवाले से किसी शख्स को कहा जाए कि तुम ऐनक के बगैर विल पावर अपने अंदर इनफ पैदा कर लो और तुम्हें इस तरह अपनी दवाइयाँ छोड़ दो। तो ये कुछ काफ़ी इबाम है इलाज के बाकी कंपोनेंट्स के बारे में। दवाइयों के बारे में कुछ ना कुछ लोगों के पास एक वाज़ेह रोड मैप मौजूद होता है। तो ये बाकी कंपोनेंट्स का क्या किया जाए? जी, बहुत कॉमन है ये काउंसलिंग वाली टर्म अक्सर यूज़ की जाती है कि फैमिली मेम्बर्स ख़ुद से कोशिश करते हैं कि काउंसलिंग ख़ुद से ही दे दें अपने लव्ड वन की। किसी की सेल्फ़ इस्टीम का अगर इशू है जो बात पे हर्ट हो जाता है अपनी लो सेल्फ़ इस्टीम की वजह से, तो उसको घर वाले इसी तरह से हेल्प करते हैं कि तुम क्यों वैसे परेशान होते हो, तुम बहुत तुम में बड़ी क्वालिटीज़ हैं, हम जो तुम्हें कह रहे हैं तो तुम मान लो इस चीज़ को, यू आर नॉट अ फेलियर। क्योंकि लो सेल्फ़ इस्टीम वाले जो शख्स होते हैं तो अक्सर ये कहते हैं कि मैंने क्या अचीव किया ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं किया, मैं तो कंप्लीट फेलियर हूँ। तो लगता है कि शायद सिर्फ कहने से, समझाने से उसको समझ आ जाएगी, उसकी सेल्फ़ इस्टीम ठीक हो जाएगी कि जी हाँ, आई एम नॉट अ फेलियर। तो घर वाले अपनी मोहब्बत में, मासूमियत में ये बहुत ज़्यादा करते हैं। मदर्स बहुत ज़्यादा करती हैं कि हम ऐसा क्या करें कि इसकी सेल्फ़ इस्टीम बढ़ जाए। अगर कोई कुछ अचीव नहीं कर सका, कुछ बन नहीं सका, पढ़ नहीं सका, कुछ नौकरी नहीं मिल सकी, तो यूजुअली इसमें भी जब सेल्फ़ इस्टीम अफेक्ट होती है तो उस पर भी घर वाले यही कह रहे होते हैं कि अच्छा चलो तुम क्यों ऐसे को हिम्मत मत हारो। कई दफ़ा ख़ुद से उसको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, उसकी मदद करने की कि हम कुछ सिफारिश करके या हम कुछ उसको बिज़नेस वगैरह या कुछ फाइनेंशियली मदद कर दें तो शायद इससे ठीक हो जाएगा। बल्कि इस तरह से बाज़-औक़ात सेल्फ़ इस्टीम को और ज़्यादा एक आप समझे कि उसमें डिक्लाइन आता है अगर हम कोई और आके मदद करे, क्योंकि ये मामला बड़ा सेंसिटिव होता है। जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ इंसानों को इस तरह की फ़िक्रें होती हैं और किसी जानदार को ऐसी फ़िक्र नहीं है कि अपने बारे में वो क्या सोचते हैं। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है, हमें अपने लिए ये अपने बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है कि क्या हम अपने बारे में अकेले में, तन्हाई में ये सोचते हैं कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ या इतना भी बुरा नहीं हूँ। तो ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने कहा कि बाहर का कोई शख्स हमें कितना भी समझा ले, ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, लेकिन ये बहुत अहम पहलू है मैनेजमेंट का। इवन किसी को मूड डिसऑर्डर बाकायदा अगर डायग्नोज नहीं है या कोई इस तरह का कोई बहुत मेजर डिप्रेशन का इशू नहीं है, इसके बावजूद भी सेल्फ़ इस्टीम के क्राइसिस सबको कभी ना कभी ज़िंदगी में ज़रूर उसका सामना कभी ना कभी हो सकता है। तो सबको इस पर काम करने की डेफिनेटली ज़रूरत होती है कि वो अपनी सेल्फ़ इस्टीम के मामलात को या जो इज़्ज़त नफ्स के मामलात हैं उन पर अच्छे तरीके से काम करें। और इसको इन्हांस करने के लिए कुछ बुनियादी सी बातें अगर मैं बात करूं, क्योंकि इसके कोई 6 पिलर्स हैं, कोई 6 सुतून हैं जिसके ऊपर सेल्फ़ इस्टीम का दारोमदार है हमारी इज़्ज़त नफ्स का। तो 6 चीज़ें ऐसी अगर कोई प्रैक्टिस करना शुरू कर दे तो उसकी सेल्फ़ इस्टीम में ख़ुद ब खुद उसको एक इजाफ़ा होता महसूस होगा। जिसमें सबसे पहली चीज़ जो बहुत ज़रूरी है
वो ये कि अगर कोई कॉन्शियस ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दे, माइंडफुल ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दे, तो ये एक सेल्फ़ इस्टीम का पहलू है। ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो कि माइंडलेस ज़िंदगी गुजार रहा है, बस गो विद द फ्लो में चल रहा है, वो कुछ खुद से इनपुट नहीं दे रहा अपनी ज़िंदगी में और एक ऐसी लाइफ गुजार रहा है कि जैसे जिधर उससे लाइफ लेके जा रही है तो वो वैसे वैसे चल रहे। तो ऐसे शख्स की सेल्फ़ इस्टीम को इतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा शख्स जो कि माइंडफुली कुछ फ़ैसले कर रहा है ज़िंदगी के और उसके मुताबिक चल रहा है, सोच समझ के ज़िंदगी के फ़ैसले कर रहा है, कॉन्शियस ज़िंदगी गुजार रहा है, तो उसकी सेल्फ़ इस्टीम उससे डेफिनेटली बढ़ती है। तो एक तो पिलर सेल्फ़ इस्टीम का ये है कि हम माइंडफुल ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें, हम अपने हर दिन को कॉन्शियसली गुजारें, ना कि बस सुबह उठे और बस ज़िंदगी दिन गुजर गया और उसके बाद अगला दिन शुरू हो गया। तो कोई ऐसा अपनी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, बल्कि बाय डिफ़ॉल्ट जो ज़िंदगी चल रही होती है। तो कभी भी ऐसे शख्स की सेल्फ़ इस्टीम नहीं बढ़ सकती अगर वो बाय डिफ़ॉल्ट ज़िंदगी गुजारता है। और आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं, उदास रहते हैं, वो किसी मिरेकल का इंतज़ार कर रहे होते हैं और ख़ुद से कुछ डिज़ाइन लाइफ नहीं करते, बाय डिफ़ॉल्ट ही जब चलते हैं तो फिर सेल्फ़ इस्टीम तो ऐसे नहीं बढ़ सकती। उसके लिए आपको कुछ माइंडफुल फ़ैसले करने की ज़रूरत होती है और माइंडफुलनेस लाइफ के हर एस्पेक्ट में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, अपने करियर में, अपनी हेल्थ के मामलात में, अपने रिलेशनशिप्स के मामलात में। फिर जो दूसरा पिलर है सेल्फ़ इस्टीम को बढ़ाने के लिए वो ये कि हमें कुछ सेल्फ़ एक्सेप्टेंस को भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। सेल्फ़ एक्सेप्टेंस से मुराद कि अपने आप को एज़ इट इज़ मनोअन तस्लीम करना जैसे कि हम हैं। अब एक्सेप्टेंस का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि पसंद करना अपने आप को। यूजुअली लोग ये समझते हैं कि अगर हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना है तो उसका मतलब है फिर हमें पसंद करना होगा अपने आप को। तो एक्सेप्टेंस या तस्लीम करने से मुराद, चीज़ों को तस्लीम करने से मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हमें वो पसंद में आए। तस्लीम करने से मुराद है कि उसको एज़ इट इज़ ग्रेसफुली तस्लीम कर लें, हकीकत समझ के। लोग बहुत से ऐसे होते हैं कि जो कि अपनी बहुत सी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अपने माजी में जो कुछ भी उनसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जब अपने अपीयरेंस में उनको कुछ चीज़ अपनी शक्ल में बहुत सी चीज़ें हैं जो पसंद नहीं आती तो वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अपनी ज़ात में बहुत सी जो उनको वीकनेसेस लगती हैं उनको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो फिर ऑब्वियसली उनकी सेल्फ़ इस्टीम भी बढ़ने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे अपने आप को एज़ इट इज़ कि दिस इज़ मी, यही एक हकीकत है, और अपने तमाम जज्बात को एक्सेप्ट करना, अच्छे बुरे, क्योंकि बाज़ औक़ात हम अपने नेगेटिव इमोशंस को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि मैं उदास हूँ या मैं गुस्से में हूँ या मैं सैड हूँ। बहुत से लोग डिप्रेशन को एक्सेप्ट नहीं करते कि ये भी मेरे ही एक हिस्सा है और मेरी ही ज़ात का एक हिस्सा है। जैसे अच्छे मूड को हम एक्सेप्ट करते हैं तो वैसे बुरे मूड को भी हम अगर एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, तस्लीम करना शुरू कर दें, तो इसका ताल्लुक़ भी हमारी सेल्फ़ इस्टीम से है। तीसरा पिलर जो बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना सेल्फ़ इस्टीम में, वो ये कि एक पर्पसफुल ज़िंदगी गुजारना प्रैक्टिस किया जाए। यानी एक ऐसी ज़िंदगी जिसका कोई मकसद हो, जिसका कोई गोल हो जो कि हमने सोचा हो। एक ऐसा शख्स जिसकी लाइफ बड़ी एमलेस है, उसने कोई मकसद ज़िंदगी में सेट नहीं किया कि उसने क्या करना है, तो नेचुरली उसकी सेल्फ़ इस्टीम भी कोई इतनी अच्छी नहीं होगी। अक्सर यंगस्टर से जब पूछा जाए जो कि इतने ज़्यादा एम्बिशियस ज़िंदगी नहीं गुजारते, तो जब उनसे पूछा जाए, कोई पूछता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आगे क्या प्लान है, तो यूजुअली ऐसे यंगस्टर्स को अच्छा नहीं लगता ये सवाल, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सेल्फ़ इस्टीम को एक थोड़ा सा धचका लगता है कि जब कोई पूछता है कि आगे क्या करना है। तो यूजुअली वैसे लोगों को भी अवॉइड करते हैं जो कि उनसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि आगे का क्या प्लान है। इवन अपने पेरेंट्स को भी अवॉइड करना शुरू हो जाते हैं अगर वो पूछते हैं कि ज़िंदगी में आपने आगे क्या करना है। तो एमलेस ज़िंदगी अगर कोई गुजारता है तो उसकी सेल्फ़ इस्टीम उससे कभी अच्छी नहीं हो सकती। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको कुछ पर्पसफुल ज़िंदगी गुजारनी है, कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए ज़िंदगी में जिसके ऊपर काम करना हो, तभी सेल्फ़ इस्टीम बढ़ सकती है। सेंस ऑफ फुलफिलमेंट या कामयाबी की सोच से, बिल्कुल, यानी एक पर्पज़ हो आपकी लाइफ में तो, और आप उसको अचीव कर रहे हो, आप कॉन्शियसली देख रहे हो कि क्या मैं उसी ट्रैक पे हूँ जिस ट्रैक पे मैं अपना गोल अचीव कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें अगर कोई ज़िंदगी में अपना ले कि कोई गोल सेटिंग कर ले तो उससे उसकी सेल्फ़ इस्टीम डेफिनेटली बढ़ेगी। अगेन उसमें ये भी चीज़ आएगी कि नेचुरली जब वो गोल अचीव करेगा तो उससे वो जो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है तो ज़ाहिर है उससे सेल्फ़ इस्टीम
नेचुरली बढ़ेगी। अचीवमेंट का ताल्लुक डेफिनेटली सेल्फ इस्टीम से होता है, लेकिन सिर्फ अचीवमेंट का नहीं होता। जैसे कि मैंने अभी जो तीन पिलर्स की बात की है, तो चौथा जो पिलर है इसमें सेल्फ इस्टीम को हम बूस्ट करने में जो हमें मदद दे सकते हैं वो ये कि हम सेल्फ असर्टिवनेस प्रैक्टिस करें। अब सेल्फ असर्टिवनेस से मुराद ये है कि हम अपनी राय का इजहार कर सकें। ऐसे लोग जो कि पैसिव रहते हैं, जो महफिल में अपना ओपिनियन नहीं दे सकते, जो सही को सही गलत को गलत नहीं कह सकते किसी भी वजह से कि लोग क्या सोचेंगे या मेरी बात शायद इतनी मायने नहीं रखती है या कोई इतनी मैटर नहीं करता किसी को कि मेरा ओपिनियन क्या है। तो जब कोई विदहोल्ड करता है अपने जज्बात को, उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज ज़रूर जाता है कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं अपने बात को इजहार नहीं कर सका। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब ऐसी कोई सोच आती है तो जाहिर है उससे सेल्फ इस्टीम नहीं बढ़ेगी। पैसिव शख्स की कभी सेल्फ इस्टीम नहीं बढ़ सकती, उसको कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा असर्टिव होना, ताकि वो अपनी सेल्फ इस्टीम बढ़ाए। अब असर्टिवनेस का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप रिबेलियस हो जाएं कि सही या गलत की बजाय किसी भी बात पे आप इनकार करें या नो कहना शुरू कर दें, हर बात पे ही अपनी वॉइस रेस करें। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है। सेल्फ असर्टिवनेस का मतलब अगेन यही है कि जो बेसिकली ऐसी बात जो जायज़ बात है उस पर आप अपनी वॉइस ज़रूर रेस करें। जो पांचवा पिलर है सेल्फ इस्टीम को बढ़ाने के लिए, वो है कि हम कुछ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिस करें। एक इररिस्पॉन्सिबल शख्स कभी भी अच्छी सेल्फ इस्टीम का मालिक नहीं हो सकता। रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुराद ये है कि अपनी ज़िंदगी के डिफरेंट डोमेन्स का चार्ज अपने हाथ में होना चाहिए। एक ऐसा शख्स जो विक्टिम मेंटालिटी के शिकार है, जो मैं बेचारा वाली कैफियत में है कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ ज़्यादती हुई है, कभी भी अगर आप उसकी सेल्फ इस्टीम को देखेंगे तो कभी भी वो कोई अच्छी इज़्ज़त नफ्स का मालिक नहीं होगा जो ये सोचता है कि मैं बेचारा। यानी एक शख्स या तो विक्टिम हो सकता है या फिर वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, यानी रिस्पॉन्सिबल होके वो आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी के मामलात को ठीक कर सकता है। तो ये दो काम एक साथ नहीं हो सकते। और अगर किसी ने अपनी सेल्फ इस्टीम बढ़ानी है तो उसको बहुत ज़रूरी है कि वो प्रैक्टिस करे कि वो आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी के जो भी मामलात हैं उसको कैसे ठीक कर सकता है, बजाय कि विक्टिम रोल में जाने के या ये सोचने के कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मेरे साथ इसने बुरा किया है, मेरे साथ उसने बुरा किया है। तो इवन के ये भी आप देखेंगे हम भी कभी एक ऐसे शख्स की ज़्यादा देर तक इज़्ज़त नहीं कर पाएंगे जो बहुत ज़्यादा विक्टिम रोल में रहता है हर वक्त कि मैं बेचारा। तो एक ना एक दिन हम भी उसको कहना शुरू कर देंगे कि तुम अपने लिए खुद खड़े होकर क्यों नहीं कुछ करते। तो जब लोग नहीं हमारी इज़्ज़त कर सकते, जब लोग किसी विक्टिम की ज़्यादा देर तक इज़्ज़त नहीं कर सकते, तो हम अपनी आप की इज़्ज़त कैसे कर सकते हैं अगर हम खुद ही विक्टिम रोल में रहते हैं। तो ये एक पहलू है। फिर जो अहम पहलू है वो ये कि हमें कुछ पर्सनल इंटेग्रिटी को प्रैक्टिस करना होता है। पर्सनल इंटेग्रिटी से मुराद कि अपने कॉल और फेल में तजाद ना हो, हम जो ज़ाहिर में हैं बातिन में भी वही हों। क्योंकि यूजुअली लोग ये सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में बस अच्छा सोचें, लोगों को तो नहीं ना पता मेरी बहुत सी बुराइयों का, तो बस यही चीज़ काफ़ी है। लेकिन जहाँ सेल्फ इस्टीम का मामला आता है वहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। बहुत से लोग बहुत कुछ अचीव करते हैं, कई दफ़ा बदयानती के थ्रू या डिसऑनेस्टी के थ्रू बहुत कुछ अचीव तो कर जाते हैं या सिफारिशों के ज़रिए बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं वो ये जानते हैं कि मैंने ये चीज़ कैसे अचीव की थी। तो जब अंदर से हम वो जानते हैं कि मैंने वो चीज़ राइट वे में अचीव नहीं की थी, तो इस तरह से कभी सेल्फ इस्टीम बढ़ नहीं सकती। कहीं ना कहीं से वो एक ख्याल ज़रूर आएगा कि आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनफ एंड आई एम नॉट वर्दी इनफ। तो जब सेल्फ इस्टीम को हमने बढ़ाना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम ज़ाहिर और बातिन में एक हों और जो प्रॉमिसेस जो कमिटमेंट्स करें उसके ऊपर पूरा उतरें। क्योंकि यूजुअली जो लोग डिसऑनेस्ट ज़िंदगी गुजारते हैं, जो लोग अपने कॉल और फेल में तजाद रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये अंदर से ज़रूर एक उनको एक ख्याल आता है, इसकी चुभन होती है, बिल्कुल होती है। और उसको वो कॉम्पनसेट ज़रूर करते हैं, उसको कॉम्पनसेट इस तरह से करते हैं कि वो जस्टिफाई कर लेते हैं कि बस ऐसे ही होता है, बस ठीक है। लेकिन अंदर से वो कहीं ना कहीं एक आवाज़ ज़रूर आती है कि मैं कोई इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ। जैसे मैंने कहा कि लोग बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुँच जाते हैं सिफारिशों के ज़रिए या रिश्वत के ज़रिए, तो लेकिन वो उस सक्सेस को
उस तरह से एंजॉय नहीं करते। तन्हाई में वो ज़रूर कहीं ना कहीं एक शायद अपना सामना नहीं कर पाते ऐसे लोग कि मैंने वो सक्सेस कैसे हासिल किया। तो बहुत ज़रूरी है, ये एक पहलू सेल्फ़ इस्टीम को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जो ज़ाहिर और बातिन है उसको भी एक जैसा रखें। तो ये बुनियादी 6 पिलर्स हैं जो कि प्रैक्टिस करने से ही सेल्फ़ इस्टीम बढ़ेगी। यानी सेल्फ़ इस्टीम कोई किताब पढ़ने से नहीं आ सकती, बढ़ सकती। सेल्फ़ इस्टीम सिर्फ काउंसलिंग से नहीं बढ़ सकती कि हम सिर्फ बैठ के थेरेपिस्ट क्लाइंट को, पेशेंट को समझाए कि आपने ये क्वालिटीज़ हैं या अपनी स्ट्रेंथ्स को प्रैक्टिस करें या देखें, बल्कि वो कुछ अमली तौर पर उसको बहुत कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसमें आज हमने जो बुनियादी बातचीत की है कि उसको एक माइंडफुल ज़िंदगी गुजारनी होगी। दूसरा ये कि उसको अपना जो ओपिनियन है उसको वॉइस आउट करना होगा, बिल्कुल ऐसे, यानी खामोश रह के, पैसिव रह के, बर्दाश्त करके, सब्र करके चीज़ें जो लोग गुजारते हैं तो फिर कहीं ना कहीं अंदर से आवाज़ ज़रूर आती है कि फेलियर हो तुम, यानी तुम कुछ कर नहीं सके, तुम अपने लिए खड़े नहीं हो पाए। तो असर्टिवनेस प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। फिर एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, अपनी तमाम तर अच्छाइयाँ बुराइयों को एक्सेप्ट करना एज इट इज़, क्योंकि यूजली जब अपने आप को लोग एक्सेप्ट नहीं करते, अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते अपनी बहुत सी गलतियों को, तो फिर सेल्फ़ इस्टीम उससे ज़रूर हर्ट होती है। फिर पर्पसफुल ज़िंदगी गुजारना एक बहुत अहम पहलू है कि लाइफ में एक पर्पस हो जिसको आप अचीव करें। फिर सेल्फ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, इवन कि इस चीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि सेल्फ़ इस्टीम बढ़ाने की भी जिम्मेदारी मेरी ही है, कोई और बाहर से मेरी सेल्फ़ इस्टीम नहीं बढ़ा सकेगा। तो ये अगर कोई सोचे कि मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने खुद से अपनी चीज़ों को आगे बढ़कर ठीक करना है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। और लास्ट चीज़ है कि कुछ इंटेग्रिटी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, यानी ज़ाहिर बातें एक जैसा, कॉल और फेल में तजाद ना हो, हम जो बात कहें उस पर कायम रहें, और ऑनेस्टी के साथ जो ज़िंदगी जो लोग गुजारते हैं तो उनकी सेल्फ़ इस्टीम भी बहुत अच्छी होती है। अब इन 6 पिलर्स की हमने जो बात की, तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप अपना ज़ाहिर को बेहतर कर लें, आप कोई ब्रांडेड चीज़ें ले लें, आप किसी और की तारीफ़ें लें तो आप सेल्फ़ इस्टीम अच्छी कर सकते हैं। इसका ताल्लुक़ तो कुछ बुनियादी चीज़ें प्रैक्टिस करने से है कि वो अगर आप अमली तौर पर कोई प्रैक्टिस करना शुरू कर देगा तो उसकी सेल्फ़ इस्टीम बढ़ेगी। और ये भी देखा गया है कि जिन लोगों की सेल्फ़ इस्टीम हाई होती है तो वो ऑलरेडी ये जो 6 पिलर्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें काफ़ी कामयाब होते हैं। जिन लोगों की सेल्फ़ इस्टीम हाई होती है वो नेचुरली अपने कॉल और फेल में तजाद नहीं रखते, वो नेचुरली बहुत असर्टिव होते हैं, वो जहाँ उनको बोलना होता है, अपने हक़ के लिए लड़ना होता है तो वो वहाँ पे बोल भी लेते हैं। जिन लोगों की सेल्फ़ इस्टीम हाई होती है वो ऑलरेडी बड़ा ही पर्पसफुल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, वो बड़े माइंडफुली ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और उन्होंने बहुत सी चीज़ें अपनी अच्छाइयों बुराइयों को एक्सेप्ट करके वो चल रहे होते हैं और अपने आप के साथ काफ़ी सेटिस्फाइड होते हैं। फिर इसके अलावा वो बड़ी सेल्फ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, यानी बहुत सी चीज़ों के लिए वो अपने हाथ में चार्ज रखते हैं कि मैं ख़ुद चीज़ों को ठीक करूँगा, प्रोएक्टिव होते हैं। तो ये अगेन एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं कि आपकी सेल्फ़ इस्टीम बढ़ती है तो आप ये चीज़ें खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आप ये चीज़ें प्रैक्टिस करें तो उसके नतीजे में भी आपकी सेल्फ़ इस्टीम बढ़ सकती है। मिसाल वक्त के महदूद होने की वजह से हम इस प्रोग्राम का बाकी हिस्सा कुछ डिस्कस करना चाहेंगे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में, लेकिन अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है तो अपने नाज़रीन से इजाज़त लेते हैं और इंशाल्लाह इलाज के कंपोनेंट पर, सेल्फ़ इस्टीम पर, मूड और मिजाज के उतार चढ़ाव के साथ इसके रिलेशनशिप पर अगले बुध आपके पास दोबारा हाज़िर होंगे 5 से 6 बजे के दरमियान। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।